हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमने पिछली वीडियो में इसी टॉपिक पे थे, हम इसी चैप्टर पे थे और टॉपिक ये था चुनाव सुधार। नया टॉपिक था जो रह गया था और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से, है ना। तो पेज नंबर 72 NCERT। तो यहाँ से हम शुरू करने वाला है ना। तो इसमें एक चीज दी गई है, कहाँ पहुंचे क्या समझे, ये अच्छा है इसमें ये चीज। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है निर्वाचन आयोग को इन शक्तियों और विशेष अधिकारों को देने के बारे में आप क्या समझते हैं। ये बच्चों से पूछ रहे हैं आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने पिछले पढ़ लिया ना। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता। निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। ऑफ कोर्स दे सकता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो पूरी मशीनरी, पूरी सिस्टम किसके कंट्रोल में हो जाता है ना। निर्वाचन आयोग के कंट्रोल में हो जाता है, जो हमने पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कर्मचारियों का आदेश दे सकता है। हाँ, दे सकता है बिल्कुल। बट क्वेश्चन ये है ना कि ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता। ऐसा नहीं किया जाता तो सिंपल है कि कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर होते हैं ना। एक मुख्य होता है, बाकी होते हैं 2 अन्य। अगर नहीं होता तो वो पूरा निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा होता, बहुत ज़्यादा संख्या में उसके अंदर लोग होते ताकि वो संभाल सकते। और अगर ये नहीं होता तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता, नहीं संभाल पाते, चुनाव सिस्टम नहीं संभाल पाते, है ना। ये होता। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती। ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता। हटा सकती है कुछ 2/3 विषय बहुमत से, जो टफ है बहुत, ठीक है। तो हटा भी सकती है। नहीं हटाती तो क्या होता, फिर तो उनका वर्चस्व हो जाता, वो जो मर्जी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में हर एक चीज को बैलेंस किया गया है ना। थर्ड पॉइंट है आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो निष्पक्ष न्याय लगे। कॉज कर सकता है जो निष्पक्ष नहीं लगे। ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र नहीं अच्छे से लोकतंत्र नहीं होता हमारे देश में, ठीक है। इनबैलेंस होता, निष्पक्ष नहीं होता, पारदर्शिता नहीं होती। तो ये है। तो चुनाव सुधार हम कर रहे हैं। तो चुनाव सुधार क्या है, मतलब हमारे यहाँ आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो 50 के अराउंड दिया गया कि इतने साल हो गए तो क्या चीज़ हो जानी चाहिए थी, क्या चीज़। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, कि चुनाव सुधार को किस तरह से हो जाना चाहिए, क्या चीज़ है, ठीक है। कोई भी प्रणाली को ऐसे बोलते हैं कि चुनाव प्रणाली है हमारी, वो क्या है, कोई भी प्रणाली है किसी भी देश की आदर्श नहीं होती है। आदर्श नहीं बोल सकते किसी को। आदर्श का क्या मतलब है, आपकी पहला पॉइंट जो आपकी टॉपिक का है तो उसमें ये दिया गया कोई प्रणाली आदर्श नहीं है। आदर्श आप क्या समझते हैं, पता है आपको। आदर्श मतलब आइडियल कंडीशन नहीं होती कोई भी। आइडियल आदर्श मतलब ये है कि परफेक्ट ही है, ठीक है। हमें कैसा जाना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। बिल्कुल एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आइडियल होती है। हम ऐसा क्या कर पाते हैं एक्चुअल लाइफ में, नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते ना हम, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी जैसे गुस्सा आता है तो हम चिल्ला देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं। बट हमें पता है ऑफकोर्स कि चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, ऑफकोर्स उसका मन दुखेगा, वो दुखी होगा, है ना। बट फिर भी हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, फिर बाद में रियलाइज जो भी, बट वो आइडियल कंडीशन है। हम ऐसे नहीं, बहुत बारी हम ऐसे नहीं हो सकते, तो वो तो आइडियल स्टेट है। तो कोई भी सुधार प्रणाली, चुनाव प्रणाली आदर्श तो नहीं है, बट हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने आप को वे बेटर करने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि हम अच्छे हो जाएं, हमारा अच्छा हो जाए, हम अपने आप में सुधार लाएं, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जो भी। तो उसी तरह हम हर चीज़ को, हर प्रणाली को सुधारने की कोशिश करते हैं। और हमारी प्रणाली इतने टाइम पुरानी है तो
तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, जैसे प्रणाली, चुनाव प्रणाली है, ठीक है, चुनाव प्रणाली दो टाइप है, क्या है, कमियां और सीमाएं होती हैं, है ना। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से हम कुछ चीज़ें सुधार नहीं पाते, कुछ चीज़ें नहीं ला पाते, ऐसा भी होता है क्योंकि सीमाएं हैं। कमियां तो हम देख ही रहे हैं कि क्या कमी है, उसको कैसे सुधारना है, कैसे बेटर करना है, वो तो दिया ही गया है आपकी बुक में, ठीक है। तो इसलिए हम आदर्श नहीं बन पाते, है ना, हम आइडियल नहीं बन पाते, इसलिए थोड़ा सा पीछे हैं हम इस चीज़ में, बट हम कोशिश करते हैं फिर भी, है ना। तो ये है। तो लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र ना, चुनाव होते किस लिए हैं, प्रजा, जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, है ना। तो हमारा पार्टिसिपेट चुनाव से ही होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। तो इसीलिए चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से पता लगता है कि हमारे जनता कितनी इन्वॉल्व है ना। तभी तो उसे लोकतंत्र कहेंगे, फिर नहीं तो क्या ही कहेंगे, है ना। तो लोकतंत्र, चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, संविधान में। तो क्या तो कैसे हम चुनाव में सुधार ला सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, किसी का उस पर डर नहीं होना चाहिए, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, दो मेन चीज है इसकी, ठीक है। कमियां होती है इसलिए आदर्श नहीं बन पाता, सीमा, ठीक है। नहीं क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये दोनों है चुनाव प्रणाली, इससे बेटर होगी, वे बेटर। तो ये दोनों चीजें अब भारत ने क्या किया है ना, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ना पूरी बुक। तो भारत में कैसे बेटर हुई, ये हम कह सकते हैं कि अच्छा है ये। एक तो हमने क्या करवाया, वयस्क मताधिकार, है ना, हमारे यहाँ पे वयस्क मताधिकार है, हमने इसी बुक में पढ़ा ना, वयस्क मताधिकार। फिर क्या है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जो मैंने बताया था बहुत सारे देशों में क्या नहीं है, ये नहीं है, है ना, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, है ना, ये है, ये बड़ी चीज है, ठीक है। और क्या है, और हर एक को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। निर्दलीय, सुना, जो किसी दल से नहीं हो वो निर्दलीय उठ सकता है अपने क्षेत्र से, है ना। तो निर्दलीय आप उठ सकते हो, फिर निर्दलीय बोलते हैं उसे, वो अपनी पार्टी डेवलप करता है ऐसे, है ना। ऐसे सिंगल जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल वाला नहीं था, वो लोग आए। सबसे ऊपर तो जैसे मैं दिल्ली में रहती, तो अरविंद केजरीवाल है, मायावती जी हैं, ममता बनर्जी, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो जो किसी पार्टी से बैकग्राउंड से नहीं थे, जो अपने आप खड़े हुए अपने क्षेत्र से, अपने जगह जाके उन्होंने क्या करा, अपने क्षेत्र में डोर टू डोर पॉलिसी जो अब चल रही है वो उन्होंने पहले करी। तो ऐसे तो आप स्वतंत्र रूप से आ सकते हो ना, कोई रोक टोक तो है नहीं, आ सकते हो, है ना। एग्जाम्पल दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि स्वतंत्र रूप से आप चुनाव लड़ सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हो। अभी हम सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे चीज में अच्छे हैं, हमारी चुनाव प्रणाली, हम किस बेटर हैं, क्या अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके आता है कि हम बहुत टाइम से अलग अलग समुदाय से, विपक्ष पार्टी से, हर से क्या आते हैं, सुझाव आते हैं कि हम चुनाव को, अपनी चुनाव व्यवस्था को, अपनी चुनाव प्रणाली को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो
सुझाव क्या है वो, पहला सुझाव क्या है कि हमने 2 टाइप्स पढ़े आपके चुनाव को, चुनाव के संबंध में। एक था जो सबसे पहले वो जीते वाली प्रणाली पढ़ी थी ना हमने, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पढ़ा, वो हमने अपने सिस्टम में लागू करा। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, समानुपातिक प्रणाली पढ़ी, वो पढ़ा था। तो उसको कहते हैं कि उसको रिप्लेस किया जाए समानुपातिक प्रणाली से, ठीक है। जो सबसे पहले जो सबसे आगे वो जीते उसको रिप्लेस किया जाए, ताकि जितने परसेंट में उसे वोट मिले उस पार्टी को उतने ही परसेंट में वोट मिले। ऐसे नहीं हो कि परसेंटेज कम है बट सीट ज़्यादा मिल रही है ना, ऐसे तो दर्शाता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है। दूसरा है महिलाओं को क्या होना चाहिए, महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत पिछड़ी हुई है। उनका कुछ लीड दिखती ही नहीं है कहीं पे भी, एक आधी हैं तो हैं, अदरवाइज नहीं है। तो ये एक दूसरा सुझाव ये है। तीसरा सुझाव क्या है, धन। हमारे जो जब चुनाव होते हैं तो धन का बहुत मिसयूज होता है। धन मतलब पैसे इतने बुरी तरह से लगते हैं। इनफैक्ट अगर कोई किसी की पार्टी में आना चाहता है और जो भी उसकी अच्छी साख भी उसको पता है, तब भी अगर आप आना चाहते हो तो आप क्या बोलते हैं कि इतने पैसे से आप एंट्री कर सकते हो, इतने ऐसे टाइम। तो ये और प्रचार में सब चीज़ों में इतना पैसा वेस्ट होता है ना, तो ये चीज़ रोकी जानी चाहिए। इसका मिसयूज़ कैसे होता है, जैसे सपोज कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो कुछ भी हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, वो कुछ भी, वो ठेकेदार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब उसे पता है कि ये लड़ रहा है, ठीक है, ये इस पार्टी से है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल से लग रहा है कि शायद ये जीत जाए। तो जो वो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से आपको इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर बाद में जब आप जीत जाओ तो ख्याल रखना, है ना। अब वो बेचारा यहाँ पर उसके पास तो पैसे नहीं है, प्रचार भी करना है, अपना को ऐसा दिखाना है, जनता के बीच में अपने आप को आकर्षित करना है, जो भी। तो फिर वो जाता है, पैसे तो ले लिए, अब वो जीत गया। अब वो क्या करेगा, जिन्होंने भी उसे फाइनेंस किया, जिन से उसने पैसे लिए, अब वो अपना कुछ भी काम कर रहा है वो करना पड़ेगा उसे, करते भी होता भी है ना। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा भी होगा ऐसे। तो ऐसे फिर हमारे नेता किनके पिट्ठू बन जाते हैं, बिजनेसमैन के। तो इस तरह से राजनीति पूरी खराब हो जाती है ना। तो इसको अगर कम कर दिया जाएगा और वो अच्छे से अपने ही उससे लड़ेंगे, तो हाँ भाई कैसे, तब उनका रुतबा होगा ना। अभी वो क्या होते हैं, जो धनी वर्ग होता है उनके नीचे दब जाते हैं, पार्टी उनके नीचे दब जाती है। बीच में बहुत बार ऐसा आता है कांग्रेस भाजपा को लेके कि ये बिजनेसमैन वाली पार्टी। क्यों कहते हैं बिजनेस वाली पार्टी, इसलिए है क्योंकि उन्होंने उनको फाइनेंस किया होगा, अंदर की बात होती है, फाइनेंस किया होगा तो उनके लिए काम करती है वो, हमें ये चीज़ होती तो ऐसे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो इसलिए धन का जो प्रभाव है हमारी उससे वो कम कर दिया जाए, ठीक है, उसको नियंत्रण करा जाए। फोर्थ पॉइंट है आपका, जिस पे मुकदमा चल रहा हो, जैसे बोला 2 बार का किसी तो नहीं रहा, मगर एक बार वाले भी क्यों कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे इसमें चुनाव प्रणाली में, क्यों आ रहे हैं वो, क्यों आप उनको टिकट दे रहे हैं, गलत चीज़ है। जिन पे भी ऐसे मामले हो वो आना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसका कार्टून बनाया गया है आपके पेज नंबर 73 की में, जैसे एक नेता वाले कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ा ढका हुआ है ना, पुरानी आदत छोड़ो और कैमरे के सामने आओ। जो अपराधी होते हैं वो कपड़ा ढक लेते हैं ना अपने फेस पे, और ये नेता लड़ रहा है चुनाव में, वो अपने प्रचार के लिए आ रहा है और उसने तब भी कपड़ा ढका हुआ है, क्योंकि क्या दिखा रहे हैं कि अपराधी है, उसकी आदत है। अब तो तुम्हें टिकट मिल गई है और चुनाव लड़ना है। नीचे पिंक वाले उसमें लिखा है अपराध राजनीति की गठजोड़ पर टिप्पणी की गई है ना। तो ये कितनी गलत चीज़ है, क्या हम दर्शा रहे हैं अपने तंत्र को, क्या कर रहे हैं, क्या है ना। इसको इनफैक्ट अगर कभी ऐसा कोई हो भी तो उसको बिल्कुल बाइकआउट कर देनी चाहिए, उसको कोई वोट ही नहीं मिलना चाहिए, जनता अपने आप बाहर कर देगी अगर ऐसा हो भी रहा है। हमारी प्रणाली में बताया गया है आपकी बुक में कि सुधार तब आएगा जब जनता ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी,
इसमें पॉलिटिक्स में, पॉल साइंस में, इसमें इनको जब ज़्यादा अच्छे से देखेगी समझेगी तब जाके कुछ होगा, क्योंकि चीज़ें सुधारने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें सुधारी गई, बहुत सारे कानून बनाए गए, क्या कानून वो लागू हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो जब तक हम नहीं आएंगे तब तक नहीं सुधरेगा कुछ भी। एंड यही टाइम एंड यही है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी हम पढ़ रहे हैं। और क्या है, जाति और धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे कड़वाहट पैदा होती है, इससे हमें डर लगता है उस पार्टी से कि उसको सपोर्ट करती है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगी। और मॉरल सपोर्ट मिलता है उन लोगों को जिसकी वो पार्टी होती है, वो अपने आप में जोड़े हो जाते हैं। हमारी पार्टी है, दूसरे जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जिसकी वो पार्टी नहीं है विचार दर्शाती, तो उनको डर, उनको फेयर लग जाता है ना। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका है लोकतंत्र है तो पारदर्शिता होनी चाहिए, हाल मेल नहीं होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट है सुधार के, तो सुधार के यही पॉइंट है। क्वेश्चन है सुधार को, तो यहीं से आप बना के अच्छे से लिख सकते हो, है ना। तो ये है, ठीक है। और एंड में यही था कि क्या है, जनता द्वारा, लास्ट बस लाइन यही है इस पेज की, 73 पेज की, जनता को स्वयं और अधिक सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता में भाग लेना चाहिए। आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं जरूर, बट फिर भी भाग लेना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में, है ना। ऑफकोर्स एंड में तो जनता ही क्या है, एंड में तो जनता ही है ना, वो किसी को भी ला सकती है, किसी को बाहर कर सकती है, ठीक है। तो यही थे सुधार आपके, और ये टॉपिक हो गया एंड आपका। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कार्यपालिका, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्यपालिका। आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक, यहाँ से बिल्कुल हम उतर जाते हैं सिस्टम में। तो परिचय में फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है, सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। सरकार, मैंने ये पहले ही बताया था आपको, सरकार के 3 अंग हैं। फर्स्ट है विधायिका, कार्यपालिका, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्थायी और अस्थायी। उसमें जब मैं लिख रही थी तो मैंने रब कर दिया था उसको, मैंने बोला भी नीड नहीं है उसको लिखने की। और फिर क्या है, न्यायपालिका, है ना। आज हम ये पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा अलग लगता है कि क्या मतलब विधायिका में क्या है, तो है ना। इसमें भी थोड़े यही है, एक दूसरे से दमन होती है, फिर भी विधायिका में ये है। अब हम कार्यपालिका समझ रहे हैं आज, ठीक है। 3 अंग सरकार के ये हैं हमारे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तो बिल्कुल ऐसे जाने चाहिए आपको, ठीक है। परिचय में क्या है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। कैसे शासन का कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में और जन कल्याण में योगदान करते हैं,
तीनों, ठीक है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि संविधान ये है बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि एक दूसरे से तालमेल बना रहे, खराब ना हो, तभी संतुलन बैठेगा, ठीक है। संसदीय व्यवस्था, हमारे इसमें 3 व्यवस्था प्रणाली बताई गई हैं और आज हम वही पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। तो संसदीय व्यवस्था भारत की संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि क्या होती है, नियंत्रित भी होती है। और जब हम पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा कैसे वो नियंत्रण भी करती है और नियंत्रित भी होती है, ठीक है। तो ये है कार्यपालिका कि हम क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में, संगठन, क्या संगठन है, संरचना किस प्रकार की है, और कार्य, क्या कार्य करती है वो, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में क्या अंतर है, ठीक है। और भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, भारत में राष्ट्रपति को किस रूप से मतलब बनाया गया है, बताया गया है, उसको देखेंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में, मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, और उसके नीचे सब कैबिनेट ये सब होते हैं, ठीक है। नेता क्या थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, है ना, जितने भी नेता हैं मंत्रिपरिषद में। और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व, प्रशासनिक मशीनरी वो होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं, है ना, जो IAS IPS इनको कहते हैं। तो ये इनकी क्या महत्व और कार्य है कार्यपालिका में, उनके बारे में हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में समझेंगे। तो आपका चैप्टर कार्यपालिका क्या है से स्टार्ट है, वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैंने बता दिया है कार्यपालिका क्या है, ठीक है। स्थायी है, स्थायी, इसमें स्थायी में मैं बताऊंगी कौन है, अस्थायी में बताऊंगी कौन है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन था कार्यपालिका का छोटा सा, और बस। तो थैंक यू, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।